नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे मीडिया में मथुरा। पिछले दिनों यूपी का एक पुराना शहर मथुरा अचानक राष्ट्रीय समाचारों की हेडलाइंस में था, लगभग एक ही समय दो बड़ी खबरों के चलते। पहली खबर थी मथुरा में 2 जून को हिंसक टकराव में एक पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी स्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या। ये भयानक हादसा तब हुआ जब शहर के एक विशाल पार्क पर सन 2014 से ही कब्जा जमाए जय गुरुदेव के समर्थकों के एक गुट को वहां से हटाने के लिए 2 जून को पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। फिर पुलिस की बड़ी घेराबंदी और ऑपरेशन के बाद पार्क को खाली तो करा लिया गया, लेकिन इसमें उक्त कट्टरपंथी गुट के 2 दर्जन से ज्यादा समर्थकों के मारे जाने की खबर आई। मथुरा से जुड़ी दूसरी खबर दादरी के कुख्यात बिसाहड़ा कांड से जुड़ी थी। बिसाहड़ा नवासी मोहम्मद अखलाक की पिछले साल गांव और आसपास से जुटाए गए कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। किसी आधार के बगैर उन पर गौ हत्या करने या गौ मांस खाने का इल्जाम लगाया गया। अब 1 साल बाद अचानक एक खबर अवतरित हुई कि मथुरा की लैब ने साबित किया है कि बिसाहड़ा में पाया गया मांस गो वंश के ही किसी जानवर का था। मथुरा से आई इन दोनों खबरों को मीडिया के बड़े हिस्से ने किस तरह कवर किया, खबरों के जरिए क्या क्या कहने की कोशिश की गई, इससे क्या हमें कोई सबक लेना चाहिए। मीडिया मंथन में आज हम ऐसे ही कुछ सवालों पर बात करेंगे अपने 4 खास मेहमानों से। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय, जो देशबंधु.com के संपादक हैं। हमारे साथ हैं टेलीग्राफ की पॉलिटिकल एडिटर राधिका रामाशेषन। हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव, लंबे समय तक टेलीविजन में काम कर चुके हैं। हमारे साथ हैं शैलेश न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के प्रधान संपादक हैं। आप चारों लोगों का मैं इस चर्चा में आज स्वागत करता हूं। शुरुआत पंकज हम आपसे करते हैं। बहुत संक्षेप में शुरुआत करेंगे, फिर विस्तार में आएंगे। आपको हम शुरुआत अगर मथुरा कांड से करें, मथुरा के दोनों कांड हैं, लेकिन सबसे पहले जय गुरुदेव के समर्थकों के एक कट्टरपंथी गुट, कट्टरपंथी ही कहा जाएगा ऐसे गुट को, उसने जिस तरह से पार्क पर कब्जा जमाया, जिस तरह 2 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई खबर नहीं आई और अचानक इतना बड़ा कांड हुआ और मीडिया उसको जिस तरह रिपोर्ट करने लगा और जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, कैसे पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में? देखिए उर्मिलेश जी, जो पहली छवि हमारे सामने आई टेलीविज़न से वो आग थी। पूरे टेलीविज़न के पर्दे पर आग फैली हुई थी और उससे लोगों ने जाना कि मथुरा में आग लग गई है। और उसके बाद पता चला कि अच्छा, ये कोई ऐसा संगठन है जो कह रहा है कि इस देश में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ संघर्ष करते हुए सुभाष चंद्र बोस की जो नीतियां हैं या जो उनका सपना है उसे पूरा करना है। अब दिक्कत यह है कि अगर उसने 2 साल से कब्जा कर रखा है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो मीडिया ने भी 2 साल तक उसकी ओर कोई नज़र नहीं उठाकर देखी आखिर वहाँ क्यों हो रहा है। ये बताता है कि पूरे तरीके से जो हमारा भारतीय मीडिया है वो इस तरह की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, सिर्फ एक सेक्ट की बात नहीं है। इस देश में न जाने कितने सेक्ट या जो भी थोड़ा सा पावर ताकत अर्जित कर लेता है, वो ज़मीन पे कब्जा करता है या तरह तरह की गतिविधियां ऐसी करता है जो शायद कानून के निगाह में वो ऐसी होनी चाहिए जिस पर कार्रवाई हो, लेकिन मीडिया उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। तो ये गंभीर चूक है न सिर्फ प्रशासन की, बल्कि अगर मीडिया इस पे दबाव शायद शुरू से बनाता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इतने लोग मारे गए हैं और चर्चा तो सिर्फ ये हो रही कि 2 पुलिस अधिकारी मारे गए, लेकिन बहुत गरीब लोगों की जान गई है जिस पर कोई बात नहीं हो रही। राधिका, आप कैसे इसको देखती हैं, खासकर कवरेज को? हाँ, बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। और मथुरा कोई ये जो हुआ था पूरा घटना, ये कहीं मैनपुरी या एटा में तो नहीं हुआ था, ये मथुरा में हुआ था, जो बिल्कुल दिल्ली से सिमटा हुआ है। अब सुनने में आ रहा है कि लोकल पेपर्स ने छुटपुट रिपोर्टाज किया है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का रिपोर्टाज किया तो इनके जो दिल्ली ब्यूरोज़ हैं या दिल्ली हेडक्वार्टर्स हैं, उन्होंने ऐसी स्टोरी जिसको आप कह सकते हैं बहुत दिलचस्प स्टोरी है, इसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं, क्यों नहीं पिकअप किया? नेशनल मीडिया क्यों चुप्पी बरकरार रखी? और जो सुनने में आ रहा है कि ये छोटे छोटे रिपोर्ट्स थे, बिल्कुल पेज 3 या पेज 4 में इसको दबाया गया। आप अगर दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये घटना जब हुई और रिपोर्टाज होने लगी तो 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2-2, 3-3 पन्ने के विज्ञापन उनके उपलब्धियों का जारी किया सारे पेपर्स में।
तो मुझे अभी भी लग रहा है कि जो रिगर, जो क्रिटिकल स्क्रूटनी की ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, वो कहीं दिखाई नहीं दिया रिपोर्टाज में। बिकॉज ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम ये टेरर स्ट्राइक है। मैं तो मानती हूँ ये एकदम टेरर स्ट्राइक। अमलेंदु, जिस तरह की बात अभी आपने राधिका रामकृष्णन और पंकज से सुनी, इसी सिलसिले में मैं ये समझना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है कि भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा, खासकर नॉर्थ इंडिया में हिंदी हार्टलैंड जिसे आप कहते हैं, वहाँ हम अगर देखें तो जो बाबा हैं, जो इस तरह के पंथिक लोग हैं, जो कल्ट फिगर्स है, जो रिलीजियस कल्ट फिगर, या उनको यूँ भी कह सकते हैं कि राजनीतिक कई बार आवरण भी होता है, इनको लेकर इतनी मुलायमियत मीडिया में क्यों है? मीडिया दलितों के इश्यूज़, मीडिया ट्राइबल्स के इश्यूज़, महिलाओं के, ट्रेड यूनियन के, किसानों के, उनके जब आंदोलन होते हैं या कोई उनकी जेन्युइन डिमांड होती हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह स्टेट बहुत क्रूएल ढंग से पेश आती है, मशीनरी, स्टेट मशीनरी वगैरह, और वैसे ही मीडिया भी कई बार नज़रअंदाज करता है या कहता है कि साहब इसमें उग्रता है। लेकिन इस तरह के बाबाओं को लेकर, इस तरह के बाबा कल्ट फिगर या जो भी आप कह लीजिए, इनको लेकर मीडिया काफ़ी मुलायम दिखता है। वजह क्या है, अगर है तो? हाँ, अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडिया है, ख़ासतौर से जो रीजनल हिंदी मीडिया है, वो पिछले 2 दशक के दौरान हिंदू मीडिया में तब्दील हो गया है। और उसका एक बहुत नरम रुख जो है वो इस तरीके की घटनाओं के प्रति और इस तरीके के बाबाओं या इस तरीके के जो गुट हैं उनके प्रति रहता है। और दूसरा एक जो कारण मैं देखता हूँ वो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से मीडिया में रीजनल खबरों को एक नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे जो लेने की जो नीति है, उसमें भी कहीं ना कहीं खामी है। जब तक कि कोई सनसनी पैदा ना हो, जब तक कि कोई मरे नहीं, तब तक आग न लगे, तूफान ना हो, पुलिस गोली ना चलाए, लाठी ना चले, तब तक वो खबर भले ही महत्वपूर्ण हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, वो राष्ट्रीय स्तर की खबर नहीं बन पाती। इस तरीके की चीज़ें भी इसके लिए दोषी हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। जैसे अब देखिए, यही कांड जो हुआ मथुरा का, इससे लगभग 1 या 1.5 साल पहले भी इसी तरह की घटना इसी शख्स के साथ हुई। एक सीईओ और एक थानाध्यक्ष जो थे वहाँ वो पीटे गए, लाठियों से पीटा इन्हीं सत्याग्रहियों ने। खबर बनी, इस स्थानीय स्तर पे बनी और वो मथुरा के पन्नों में छप के रह गई, वो राष्ट्रीय स्तर पे खबर नहीं बन पाई। लेकिन यही खबर जब पुलिस के अधिकारी 2 मरे, 17-18 लोग उसमें मरे, बल्कि ज़्यादा कहे जा रहे हैं, ज़्यादा कहे जा रहे हैं, मतलब फिगर कितना है, फिगर क्या भी नहीं कहा सकता, तभी वो एकदम से राष्ट्रीय स्तर की खबर बन करके सामने आ गई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मीडिया की हमारी नीति है उसमें भी कहीं ना कहीं दोष है। शैलेश जी, एक कल्ट फिगर इस तरह का जो जिसको आप कह सकते हैं पंथिक हो या सेक्ट से का रिप्रेजेंटेटिव हो या एक बेदिमाग राजनीतिक धार्मिक सोच से ग्रस्त हो, ग्रस्त मैं जानबूझ कर कह रहा हूँ, तो इस तरह का फिगर 2 साल से एक सरकारी पार्क पर कब्जा जमाए हुए है। वो भी बताते हैं कि बहुत विशाल पार्क है वहाँ का, और देश के मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया, स्थानीय मीडिया में उस पर कोई विस्तार से खबर नहीं आती है। एक्सक्लूसिव के ज़माने में, ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़माने में कुछ भी नहीं आता है, और अचानक एक दिन मथुरा में तूफान जब मच जाता है, लोग मरते हैं, हाई कोर्ट का इस पर जजमेंट आता है, हाई कोर्ट निर्देश देता है, हाई कोर्ट जब थ्रेट करता है, थ्रेट शब्द शायद मैं विड्रॉ करता हूँ, बल्कि हाई कोर्ट ये कहता है कि कंटेम्प्ट का मामला बनता है, तब जाकर कार्रवाई होती है, तब जाकर यह हादसा होता है और फिर मीडिया कवरेज शुरू होता है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें मीडिया की कोई गलती है। मीडिया इन चीज़ों को छापता रहा है और छापता रहता है। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि मीडिया एक एक जगह पर मौजूद हो, ये संभव नहीं है। इस घटना के बारे में भी छापते रहे थे। मुझे याद है बाबा जय गुरुदेव जो इनके गुरु थे, जहाँ से ये निकले हैं, मथुरा में ही इन्होंने 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर लिया है, और जो उनका मुख्य आश्रम है वो उस पर बना हुआ है। वो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो जगह अलॉट की गई थी। बहुत लंबे समय पहले मैंने उस पर एक रिपोर्ट भी की थी, एक मैगजीन में कवर स्टोरी छापा था। 100 एकड़ ज़मीन लील गए बाबा जय गुरुदेव जी। कार्रवाई तो ऐसा, लेकिन आप जिस रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं शैलेश, वो बहुत पुरानी बात है, और वो दौर था जब इस तरह की खबरें खूब आती थीं। मैं हाल के वर्षों की बात कर रहा हूं। हाल के वर्षों में ये जो पूरा का पूरा मामला देखिए, ये किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ हथियारों का जखीरा है, और अगर पुलिस को मालूम था तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, तब ये नेशनल मीडिया के लिए खबर बनती। किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ पर जो है वो टीयर गैस फेंकने वाले
जो हथियार हैं वो रखे हुए हैं। आई थिंक शैलेश माफ कीजिएगा, मुझे लगता है राधिका कुछ कहना चाहती हैं हाँ, आपकी मैं बात इनको पर। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हूँ। जी। ये कह रहे थे कि सब जगह प्रेस मौजूद नहीं हो सकती है, ये सब जगहों में नहीं है, ये दिल्ली के बहुत करीब है मथुरा। कहीं मॉर्निंग भी टू हो, इवनिंग ट्रिप। मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा जय गुरुदेव पर लिखा मैंने, क्या कार्रवाई नहीं की? नहीं, वो तो यहाँ ठीक पर है, वो देखिए तो कई दिल्ली साल में बहुत पहले पुरानी की बात बात है। दिल्ली में मैं रिज मथुरा पर- घटना नहीं, मैं स्पेसिफिकली मथुरा की बात कर रही हूँ। यहाँ तो दिल्ली में रिज पर बाबा ये जो आशाराम बापू ने कब्जा किया हुआ है, जी। खबरें तो छपती रही जी। जयपुर नहीं, में और कई जगहों पे उनके नहीं, फिर आश्रम जो मैं- अवैध हम कब्जे थे वो हटाए specifically मथुरा गए। की लेकिन बात कर रहे हैं सवाल ना। क्या है कि मीडिया तब आता है जब कोई चीज बड़े पैमाने पे सामने आती है। इसमें पूरा का पूरा मामला ये था कि प्रशासन इसकी अनदेखी इसलिए कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री जो है इस बाबा को संरक्षण दे रहे थे, लेकिन ये जातीय आधार पर उनको वोट दिलाता था। बिल्कुल, लेकिन नहीं, मैं नहीं, शैलेश मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं एक और, कि ये सिर्फ पहला मामला नहीं है और न शायद अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये आखिरी मामला होगा। इसके पहले उसी मथुरा के वृंदावन इलाके में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी केंद्र में इन दिनों सरकार है, उन दिनों राज्य में सरकार थी उनकी, और एक साध्वी को, जो विवादास्पद साध्वी है, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं, मामले हैं, उनके आश्रम को काफी बड़ी जमीन बहुत कम पैसे में, संभवतः मैं नहीं जानता कि आप लोग 1 रुपया कह रहे हैं, दी गई लीज पर 99 साल के। देश के अनेक बाबाओं को, अनेक पंथिक गुटों को, अनेक धार्मिक सांप्रदायिक संस्थाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर पर जमीनों का आवंटन होता रहा है। क्या भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत, गणराज्य हमारा जनता का, क्या उसके उसूलों का उल्लंघन नहीं है पंकज? बिल्कुल सर, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस देश में, अगर जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दीजिए आप, जिन्होंने सचमुच इस देश को, जो संविधान का संकल्प है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आधारित हमें अपना राज्य और समाज बनाना है, उसका प्रयास किया और सार्वजनिक जीवन में इस बात की मर्यादा को रखा। लेकिन उसके बाद जितने भी राजनीतिज्ञ हुए, देश के बड़े बड़े नेता हुए, उन्होंने इस तरह के जो छोटे छोटे सेक्ट हैं उनके साथ एक समझौता किया कि उनके जो अनुयायी हैं, जो अंधानुकरण करते हैं, वो उनके वोट बैंक में तब्दील हो जाए। नहीं, लेकिन आप पॉलिटिशियंस और इनके गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं तो मीडिया के बारे में कह रहा हूं। आखिर मीडिया को क्या हो जाता बिल्कुल है? इसलिए हो जाता है मीडिया कि क्यों नहीं जो expose करता? मीडिया के जो मालिकान है, अगर इस देश में मैं एक को छोड़ दूं, दिल्ली प्रेस को, जिनकी सरिता और ये सब निकलती थी, जो लगातार अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े होते थे और बोलते थे। जी। इसके अलावा देश का जितना मीडिया, आप पूरा टेलीविजन चैनल उठा के देख लीजिए, बाबा लोग पूरी तरह से छाए हुए हैं। आज टेलीविजन शायद ही कोई ऐसा न्यूज चैनल हो जिसका हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाबा रामदेव की ओर से ना हो रहा हो, निर्मल बाबा ये जैसे लोग। बिल्कुल गलत आरोप है। मैं कह रहा हूं किसी तरह का अंधविश्वासों कोई के- हस्तक्षेप इन चीजों को नहीं, चलाने पर हस्तक्षेप नहीं नहीं है। होता सर, हस्तक्षेप की मैं बात नहीं कर रहा किसी हूं। ने रोक नहीं लगा रखी। अंधविश्वासों के विज्ञापन देने खिलाफ वालों का दबाव तो होता है नहीं, ना। नहीं, मैं दूसरी बात करूं, मैं कह रहा हूं कि कंटेंट देखिए ना, स्वर्ग की सीढ़ी जा रही है अंधविश्वासों के खिलाफ। नहीं, वो अलग बात नहीं, मामला है। आपके वो पत्रकारिता का भारत दूसरा का संविधान, काला पहलू है। भारत का लेकिन संविधान कोई रोक कहता नहीं है, है। भारत का संविधान कहता है कि हमें एक वैज्ञानिक समाज बनाना है, एक उद्देशिका में है, और अंधविश्वास फैलाना कानूनन जुर्म है। इसके बाद सारे ही चैनल ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जो जनता में अंधविश्वास फैलाते हैं। अमलेंदु सुभाष जी, बोस को लेकर मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आप कुछ कहना सुभाष चाहते हैं? बोस को लेकर जिस तरह का कल्ट बनाया गया, सुभाष बोस को लेकर जिस तरह से रहस्य बनाया गया, अगर उसके वहां के लोग सुभाष बोस जैसे वैज्ञानिक मिजाज के राजनेता, जिस तरह से जो बनाया गया, जो देखिए आप क्या हो रहा है। हिस्ट्री को, समाज को बड़े वैज्ञानिक ढंग से देखते थे, उनके बारे में, और उनको सारे लेकर मीडिया एक के मालिकान उर्मिलेश जी, अंधविश्वासों उनको और लेके अगर याद होगा, उर्मिलेश जी अगर आपको याद होगा तो बाबा जय गुरुदेव जो इनके गुरु थे, उन्होंने सांकेतिक रूप से घोषित कर दिया था कि सुभाष चंद्र बोस वही हैं। जी। कानपुर में एक सभा की और अपने आप को सुभाष अपने चंद्र बोस आने वाले हैं और आकर मंच पर बैठ गए। देखिए शैलेश जी, अपने आप को सुभाष चंद्र बोस घोषित करने वाले, अपने और उनको मीडिया ने, ऐसे बाबाओं को स्वयं कई बार कहा कि नहीं नहीं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। ये इस देश में ये भी होता रहा है। अमलेंदु कुछ कहना चाहते हैं? गुमनामी बाबा को लेकर के तो बाकायदा मीडिया ने ही घोषित किया था कि सुभाष चंद्र बोस यही है। फैजाबाद का एक लोकल अखबार निकलता है, उसके बाकायदा कई इश्यूज निकले कि ये गुमनामी बाबा यही हैं। हम एक छोटा अंतराल, हम एक छोटा अंतराल लेते हैं और जब इस अंतराल के बाद लौटेंगे तो इस पहलू से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। साथ में हम बिसाहड़ा जांच के बारे में भी चर्चा करेंगे, खासकर मीडिया में जिस तरह इस विषय को उछाला जा रहा है और उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक अंतराल के बाद।
मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में मथुरा। आखिर मथुरा में क्या क्या हो रहा है और कैसे भारत का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर हिंदी हार्टलैंड का मीडिया कैसे उसको कवर कर रहा है। हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े हिस्से में जिस तरह इस तरह के पंथिक गुटों को लेकर, इस तरह के सेक्टेरियन जो गुट्स हैं, जो इस तरह के रिलीजियस कम्युनल ग्रुप्स हैं, उनको कैसे महिमा मंडित किया जाता है, या अगर महिमा मंडित नहीं भी किया जाता है तो उनके बारे में उपजे जो खतरे हैं उनको कैसे मीडिया देख रहा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। शैलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश के कई हिंदी क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी वाहिनियां हैं जिनको वो कहते हैं वाहिनी, कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे संघ हैं, कई ऐसे संगठन हैं। अब जैसे हाल के दिनों में एक संगठन ने हथियारों की पूजा का, हथियारों के प्रशिक्षण का शिविर कई स्थानों पर लगाया है उत्तर प्रदेश में। अब ये जो मुद्दे हैं, क्या ये रामवृक्ष यादव की कमान में जो लोग थे, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, क्या इससे भी ज्यादा विस्फोटक रूप कभी भविष्य में नहीं धारण कर सकता? लेकिन मीडिया कवरेज कहाँ है उसको लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर अभी भी आप देखिए, जो मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि आरएसएस ने जो जिस तरह के शिविर लगाए, तस्वीरें छपी, वो ट्रेनिंग हो रहा है, ये छापा गया। तो जो मीडिया का रोल है, मुझे लगता है कि मीडिया अपनी जगह पर काफ़ी हद तक पूरा करता है। मथुरा जैसे शहर में अगर कुछ होता है तो नेशनल मीडिया का रिपोर्टर वहाँ मौजूद नहीं है। जब लोकल मीडिया छापता है तो उसको फॉलो करता है नेशनल मीडिया। लेकिन शैलेश, ये कैसे आप कह रहे हैं कि मथुरा में जो कुछ होता है तो नेशनल मीडिया का रिपोर्टर वहां उपस्थित नहीं है? आपका रिपोर्टर चैनलों के, देश के बड़े अखबारों के रिप्रेजेंटेटिव्स देश के कोने कोने में हैं, आगरा में हैं, मथुरा में हैं, आपके स्ट्रिंगर काम करते हैं। स्ट्रिंगर्स हैं, वो उतने सक्षम नहीं हो सकते एक जर्नलिस्ट की तरह। जो अगर ये आप रामवृक्ष यादव की ही बात करें तो ये बहुत बड़ी खबर थी, और किसी भी नेशनल मीडिया को अगर इसकी सूचना मिलती कि वहां हथियार जमा किए गए हैं, वहां इस तरह से काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसको कवर करता। तो क्या राधिका, हम माने कि 2 वर्षों में भारत के मीडिया ने अगर ये मथुरा के इशू को कवर नहीं किया तो ये उसकी बहुत बड़ी फेल्योर, बहुत बड़ी विफलता थी? बहुत बड़ी विफलता थी। और ये कहना कि स्ट्रिंगर्स सक्षम नहीं है, ऐसे नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे स्टोरीज स्ट्रिंगर्स के इससे कलम या इससे कंप्यूटर से भी निकले हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये इंडिविजुअल। 140 किलोमीटर आप अपने पूरी टीम भेज सकते हैं। अगर स्ट्रिंगर्स मानिए टिप ऑफ भी करते हैं अपने ब्यूरो चीफ या किसी को, तो ब्यूरो चीफ क्यों नहीं भेजते हैं अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट या सीनियर रिपोर्टर को? मथुरा कोई बहुत दूर तो नहीं है, जैसे मैंने शुरू में भी हो या नजदीक हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा की बात है, ये मोटिवेशन की बात है, ये इंक्लिनेशन की बात है। इंक्लिनेशन की भी बात है। अमलेंदु, क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे जो मीडिया के बड़े हिस्सा है मीडिया का, क्या हम ऐसे जो पंथिक या सांप्रदायिक या कल्ट फिगर जो हैं, या उनके इर्द गिर्द जो मडराने वाले, ऑर्गेनाइज संगठित होने वाले लोग हैं, क्या उनसे हम डरते हैं, उनसे सहमते हैं? क्या मीडिया उनके प्रति एक मुलायमियत दिखाता है? देखिए, मैं डरते हैं ये तो नहीं स्वीकार कर सकता है, डरते हैं। हालांकि डर का मतलब रहता है, किसान से हम नहीं डरते, हाँ, मजदूर से नहीं डरते, हाँ, ट्राइबल से नहीं डरते, दलित से नहीं डरते, लेकिन क्या हम ऐसे लोगों से भयभीत होते हैं? क्या नहीं, ऐसे लोगों से भयभीत भी थोड़ा सा होते हैं, हो सकता है थोड़ा भयभीत होते हो। दूसरा, उनका दबाव एक रहता है, खासतौर से जो स्थानीय स्तर पर होता है। और जो पूंजी की बात है, तो वो बड़ा हिस्सा विज्ञापन का ऐसे लोगों से आता है, छोटे अखबारों को या क्षेत्रीय अखबारों को। और जाहिर सी बात है कि छोटे स्तर पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका दबाव एक रहता है। लेकिन क्या वजह है अमलेंदु कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लड़का किसी झूठे आरोप में भी गिरफ्तार हो जाता है और बाद में 11 साल या 13 साल बाद पता चलता है कि उस पर आतंकवादी होने का आरोप बिल्कुल गलत था, जैसा दिल्ली के मोहम्मद आमिर के साथ साबित हो चुका है, तो मीडिया उसको 13 साल तक आतंकवादी बताता रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को वो बाबा कहता है, संतात्मा कहता है, ऐसे लोगों को वो सत्याग्रही कहता है। क्यों? देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में शब्दों का प्रयोग जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारा हिंदी मीडिया जो है, हाँ, वो लगभग हिंदू मीडिया में तब्दील हो चुका है। खासतौर से आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल है। चैनल का उदाहरण देता हूं जिसमें मैं पहले काम करता था। 5 बाबाओं का स्टिंग किया हमने, और उस स्टिंग में बहुत साफ साफ दिखाया गया कि ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे कैसे करते हैं, सेक्स में इनकी कितनी दिलचस्पी है। 4-5 मुद्दों पर किया था। लेकिन जो काम प्रशासन को करना है,
जो काम सरकार को करना है वो मीडिया थोड़े कर देगी। आप जिस खबर की बात कर रहे हो, मुझे तो भनक मिली होती तो मैं जानता हूं कि दूसरे चैनल भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करके इसको दिखाते, लेकिन ये बातें जब एक एक्शन होता है तब उससे बाहर आ गई है। लेकिन अदरवाइज ये पार्क पर कब्जे की एक खबर थी छोटी सी। लेकिन शैलेश, मैं ये समझना चाहता हूं कि भारत का मीडिया इतना बड़ा है, भारत के मीडिया के पास इतने क्षमतावान लोग हैं। बाबाओं ने, इस देश के धार्मिक सांप्रदायिक पंथिक संगठनों ने सरकारी जमीनों पर पिछले 20 सालों में जितना कब्जा किया है, या सरकारों ने, राज्यों ने, राज्य की सरकारों ने या केंद्र की सरकारों ने उनको जहां जहां भूमि अगर आवंटित की है, अगर मैं कह रहा हूं, तो क्या इस पर भी कोई ब्यौरेवार रिपोर्ट, आज तक कोई एक्सक्लूसिव खबर हमारे मीडिया में आई है? नहीं, आती रहती हैं खबरें, लोग चलाते रहते हैं कि किस बाबा ने कहां कब्जा किया है, और एक दिन 2 दिन चला के चुप हो जाते हैं क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली के रिज पर कब्जा है और उस कब्जे को नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरह से आप मथुरा क्यों जा रहे हैं? बाबाओं का एक बड़ा काम ही है जमीन पर कब्जा करना। बाबा जय गुरुदेव ने आज से 30 साल पहले शायद वो हमने लिखी थी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने 100 एकड़ इंडस्ट्रियल जमीन पर कब्जा कर लिया था। जी, भय जी, की बात कहा जी, था। जी। जहां तक भय का बात है, आपको बिल्कुल याद संक्षेप होगा में। कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले जो बिद्रन वाले पे बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग हुई, बिल्कुल। वो भी तो उनके पास भी तो दुनिया भर के हथियार वगैरह थे। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है लेकिन कि वो माइनॉरिटी नहीं, कम्युनिटी थी, ऑल इंडिया आप लेवल पर। कल्पना करिए कि अगर रामवृक्ष का नाम रहमान होता तो क्या होता, जी। जिसने एक सवाल उठाया गया है। वो सवाल ये अच्छी उठा। बात है कि मीडिया और में भी ये सवाल आया है। दूसरी बात यह कि उसमें एक और एंगल है, मीडिया ने जिस तरह कवर किया, चूंकि आप मथुरा में मीडिया की बात कर रहे हैं, लगातार लगा जैसे यादव जाति कोई एक ऐसा ब्रह्म राक्षस है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने को स्थापित कर लिया है। यादव शब्द को लेकर यादव यादव यादव, जबकि मरने वाला, शहीद होने वाला भी एक यादव किसी के पास सबूत नहीं है कि कोई सबूत नहीं कि यादव का उसको और रामवृक्ष यादव ही मास्टरमाइंड है, उसमें एक तिवारी जी हैं जो गायब है, उन पे कोई चर्चा नहीं है। जिस तरह से मीडिया ने उसको दिखाया, उसका जातिवादी एंगल दिखाया, वो भी बताता है कि मीडिया के अंदर है। इसलिए आया लेकिन वहां का एक मंत्री भाई रामवृक्ष वो कर रहे थे। साध्वी रितंभरा की साध्वी रितंभरा की जाति कोई नहीं बताता, आशाराम की जाति कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता कि रायपुर में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा मंदिर जो है वो तोड़िए, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष के ट्रस्ट ने कब्जा किया, उसकी जाति क्या कोई नहीं बताता। मैं पंकज, शैलेश, पंकज, अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं चाहता हूं कि मीडिया मंथन की आज की चर्चा में जरूर उठे, क्योंकि इसी सप्ताह का है, बीते सप्ताह का, वो है बिसाहड़ा कांड का एक दूसरा परवर्ती उसका रूप, बाद का रूप, और वो ये है कि अभी हाल में एक जांच कराई गई मांस के उस टुकड़े की, जिसे कथित तौर पर एक ट्रांसफार्मर के पास पाया गया उस गांव में, जिसका नाम है बिसाहड़ा, दादरी के गांव में, और उसकी फाइंडिंग जो आई, उसको लेकर जिस तरह की खबरें आई और उन खबरों को लेकर जिस तरह से एक फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लहर पैदा की गई, कैसे देखते हैं मीडिया कवरेज को? पहली बात तो बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में पहली बात तो यह है कि ज्यादातर मीडिया ने झूठ बोला कि वो फ्रिज का मांस था, जबकि वो नहीं था। ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी बात है, ये संयोग नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद अचानक गोवंश, बिसाहड़ा, इस तरह की चीजें या जो शस्त्र पूजन, ये सब अचानक उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, और मीडिया उसे लगातार, उसमें कोई क्रिटिकल नहीं है। वो ऐसा नहीं कि क्रिटिकली वो बता रहा है कि आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले कहां कहां के हथियार उनके कैसे हैं, क्या है। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन है जिसमें मीडिया हिस्सा बना हुआ क्या है। राधिका, यही एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि भाई आप कहीं से भी कोई टुकड़ा किसी चीज का उठा लें और उसकी जांच कराएं और आप बताएं कि चूंकि उसी गांव से ये पाया गया है, उसी शहर से पाया गया है, इसलिए उसी व्यक्ति के घर का हो सकता है। ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, इन्फ्रेंस तो एकदम इलॉजिकल है, गलत है, अनजस्टिफाइड है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली के जो अंग्रेजी पेपरों की, अखबारों की बात कर रही हूँ, इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ के बाकी किसी ने भी डिटेल्ड रिपोर्ट या जो स्केप्टिसिज्म जो जरूरी है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। शैलेश, यही बात मैं आपसे भी बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है हमारे कार्यक्रम का, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का नाम लिया। मैं स्वयं आज सवेरे और कल भी इंडियन एक्सप्रेस की उस वक्त की हाल की जितनी खबरें मैं पढ़ रहा था, उस अखबार के अलावा सचमुच उस घटनाक्रम को लेकर किसी ने न्याय नहीं किया है। मैं ये समझना चाहता हूं कि टेलीविज़न इतनी उसके पास क्षमता है, इतनी ज़्यादा उसकी दर्शनीयता है, टेलीविज़न में ये बात क्यों नहीं ठीक ढंग से पेश की गई, सो दैट लोगों को कंफ्यूज करने का, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने का भारत में या अपने समाज में अवसर लोगों को न मिले, खासकर वेस्टेड इंटरेस्ट को। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि टेलीविज़न भी और अखबार भी सेलिब्रिटी ड्रिवन हो गए हैं।
कौन के इसमें ज़्यादा पढ़ा जाएगा, रंगीन चित्र अखबारों में और उसी तरह की चीज़ें टेलीविज़न में, इसकी प्रमुखता है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को बहुत साफ रखना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मीडिया इन चीज़ों को लिख नहीं रहा है। अगर एक्सप्रेस ने लिखा तो बहुत सारे टेलीविज़न चैनल उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। सवाल ये है कि एक व्यक्ति की पीट पीट करके हत्या कर दी गई और ये कहा गया कि उसके घर में बीफ मिला। बीफ मिला भी तो क्या लोगों को, एक भीड़ को अधिकार मिल जाता है कि उसको जाकर मार दें? उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए थाने में। जी, एक बात। दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश में बीफ खाने पर बैन है? बिल्कुल अगर नहीं। बैन नहीं है तो उसके यहाँ मिला तो मिला। गोवध पर बैन है। बीफ जब सामान्य रूप से कहते हैं तो उसमें भैंस या जो बड़े जानवर है उनका गोश्त हम उस दिया चर्चा जाता है। में, हम उस विवाद में न जाएं, हम उस पूरे पहलू को न लें, लेकिन आपका बिल्कुल सही कहना है कि न तो इन प्रदेशों में या कहीं भी आप जो कह रहे हैं उसको एक मुद्दा बनता है, लेकिन हम बहुत सीमित, हमारा दायरा है कि जिस लैब से जांच की बात आई है वह पदार्थ किसी व्यक्ति के घर में या फ्रिज में नहीं मिला। मीडिया का बड़ा हिस्सा इसको गोलमोल कर गया और सनसनी केवल पैदा करता रहा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं आप चारों लोगों ने आज इन दोनों विषयों पर अपने जिस ढंग से अपनी बात कही है, हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर हमारी ओपिनियन विभाजित हो और विभाजन लाजमी है, लोकतांत्रिक सोच और लोकतांत्रिक दायरे में आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं मीडिया का बड़ा हिस्सा साइंटिफिक टेम्पर, जो बहुत ज़रूरी है हमारे देश को, हमारे समाज को, क्योंकि विविधता भरा समाज है, कहीं न कहीं उसे मिस कर रहा है, कहीं न कहीं उसे खो रहा है, कहीं न कहीं उसे शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर रहा है कि वह कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी जवाबदेही इस देश के मीडिया की है, इस समाज को खूबसूरत बनाने में, इस समाज की गति को, इसकी स्पीड को बनाए रखते हुए इसकी सुंदरता को अक्षुण्ण रखने की। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।